गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने जो हम वीडियो लेके आए हैं दैट इज एमसीक्यूज ऑन अर्थवॉर्म। कुछ तीन स्पेशल क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा अर्थवॉर्म के रिगार्डिंग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी बच्चों के मैंने खुद भी ऑनलाइन काफ़ी ये डाउट सॉल्व किए हैं बच्चों के। सो दीज थ्री क्वेश्चंस आई वांट टू सॉल्व विद यू। सो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो अर्थवॉर्म के बारे में पहला क्वेश्चन पूछा है, यही पहला क्वेश्चन ही काफ़ी अच्छा है। तो इसको कृपया करके ध्यान से सुनिएगा और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। देखिए पूछा गया है कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट आपको दी गई है, अर्थवॉर्म इज मेनली यूरियोटेलिक। यस, अर्थवॉर्म इज मेनली यूरियोटेलिक ही होती है। हालांकि अर्थवॉर्म काफी हद तक अमोनिया भी रिलीज करती है जब वो वाटर के अंदर होती है, तो बट अर्थवॉर्म मेनली यूरियोटेलिक ही होती है। ये चीज बिल्कुल सही है, तो करेक्ट है ये। सेप्टल नेफ्रिडिया प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ इंटरसेगमेंटल सेप्टा ऑफ सेगमेंट 15 टू द लास्ट ओपन इनटू इंटेस्टाइन। देखिए अब ये पे क्या बोल रहा है कि सेप्टल नेफ्रिडिया, तीन तरह के नेफ्रिडिया अर्थ फॉर्म के अंदर होते हैं। अगर आपको आपने नहीं पढ़ा है तो आप, मैं इस क्वेश्चन इस नोट्स के जरिए आपको दिखा सकता हूँ। तो तीन नेफ्रिडिया हम यहाँ देख सकते हैं, सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटेगुमेटरी नेफ्रिडिया और फेरेंजियल नेफ्रिडिया। तो सेप्टल नेफ्रिडिया की शुरुआत 15th सेगमेंट से होती है। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे 15th सेगमेंट से प्रेजेंट होती है। ये 15th सेगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 15 सेगमेंट के बाद ही सेप्टल नेफ्रिडिया प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये इंटर सेगमेंटल, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, they are present on the both side of intersegmental septa. Yes, they are present on the intersegmental septa. As you can see this diagram here, this is intersegmental septa और ये इसके बोथ साइड पे प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि सेप्टल नेफ्रिडिया एंटीरो या एंडोनेफ्रिक होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये अपना वेस्ट मटेरियल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज कर देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रिलीज कर देते हैं, इसलिए इनको हम एंडोनेफ्रिक कहते हैं। तो और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, 15 सेगमेंट से लेकर आखिरी सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये दी गई है। देन इंटेग्यूमेटरी नेफ्रिडिया अटैच टू द लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल ऑफ सेगमेंट्स 3 टू द लास्ट, मतलब थर्ड सेगमेंट से। वैसे मैं आपको एक बार बता दूं कि अर्थवॉर्म में 100 टू 120 सेगमेंट्स होते हैं। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। ट्रू सेगमेंटेशन होती है इनके अंदर, मेटामियर्स बोलते हैं इनके सेगमेंट को। तो थर्ड सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं। और ये इनकी जो इन नेफ्रिडिया की जो ओपनिंग होती है वो सरफेस पे होती है, मतलब स्किन के बाहर डायरेक्ट ये रिलीज करते हैं। क्या ये बात सच है? पढ़ना पड़ेगा। देखिए एक सेगमेंट में 200 से 250 इंटेग्यूमेटरी नेफ्रिडिया होते हैं और ये सारे सेगमेंट्स में मिलते हैं पहले दो को छोड़कर, मतलब वो थर्ड सेगमेंट से इनकी शुरुआत होगी और लास्ट सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होंगे। और क्लाइटेलम में सबसे ज्यादा इंटेग्यूमेटरी नेफ्रिडिया मिलते हैं, वहां तो ये फॉरेस्ट बना देते हैं। और ये एक्सोनेफ्रिक होते हैं। एक्सोनेफ्रिक मतलब ये अपनी बॉडी के वेस्ट मटेरियल को डायरेक्ट स्किन के थ्रू बाहर फेंक देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड सेगमेंट से इनकी शुरुआत है, देखो यहाँ पे इस सेगमेंट से इंटेग्यूमेटरी नेफ्रिडिया की शुरुआत हो रही है। और इंटेग्यूमेटरी नेफ्रिडिया सबसे ज्यादा डेंस होते हैं क्लाइटेलम के अंदर। ये क्लाइटेलम सेगमेंट होता है अर्थवॉर्म का, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंस होते हैं और ये आखिरी सेगमेंट तक मिलते हैं, मतलब थर्ड सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट तक ये मिलेंगे। और ये एक्सोनेफ्रिक होते हैं, मतलब बॉडी के सरफेस से अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। इसका मतलब ही क्या होता है, एक्सोनेफ्रिक नेफ्रिडिया होते हैं ये। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी, एब्सोल्युटली राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया आर बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर। तो बेसिकली हम ये जो तीन तरह के नेफ्रिडिया देख रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बेसिक तौर पर इनका स्ट्रक्चर सेम है नेफ्रिडिया का। और नेफ्रिडिया, तो ये भी स्ट्रक्चर, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और नेफ्रिडिया जो है आपकी बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स को, और ये तो खैर है ही है बिल्कुल, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स हो, जैसे किडनी, हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन जो है हमारे वाटर का ऑस्मो रेगुलेशन करता है, वैसे ही ये नेफ्रिडिया भी अर्थवर्म की बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और अगर आप इन सारे स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना चाहते हो तो इस तरह की थ्योरी और इस तरह के डायग्राम्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में अर्थवर्म के नेफ्रिडिया होते हैं जो कि तीन तरह के होते हैं, और इसके अलावा कोलेरोजन सेल्स भी होती है जिसको हम येलो सेल बोलते हैं। ठीक है, ये लिवर की तरह काम करती है। ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है, ये इसका काम होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस।
तो एक तो ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी मुझे काफी अच्छा लगा। एक्सक्रीटरी मैटर ऑफ द अर्थवर्म इज मेनली, देखिए अर्थवर्म अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि अर्थवर्म मेनली यूरियोटैलिक होती है, बट इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्रेटिनिन, अमोनिया, यूरिया और बोथ बी एन सी दिया है। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो अर्थवर्म का जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, अर्थवर्म जब एक्सक्रीट करते हैं तो मेनली यूरिया ही रिलीज करती है, इसमें कोई शक नहीं है। बट अच्छा खासा अमाउंट वो रिलीज करती है किसका, अमोनिया का भी। तो जब भी अर्थवर्म एक्सक्रीट करती है तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अर्थवर्म क्या है हमारी, यूरियोटैलिक है। बट मतलब इसका जो 40%, इसके वेस्ट मटेरियल में 40% क्या होता है, यूरिया होता है, और 20% अमोनिया होता है, 40% अमीनो एसिड्स होते हैं। तो मतलब बेसिकली यूरिया और अमोनिया यहाँ पे बेसिकली मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल है। तो एक तो आपका यूरिया भी आंसर आ जाएगा, यहाँ पे अमोनिया भी आ जाएगा, तो बोथ बी एंड सी। ठीक है, बोथ बी एंड सी। बट मेनली अर्थवर्म तो यूरियोटैलिक ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। देन अर्थवर्म आर, अर्थवर्म आर थर्ड क्वेश्चन जो है, अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। आपको कंडीशंस प्रोवाइड की गई, अर्थवर्म यूरियोटैलिक तो होती नहीं है, इसको तो आप भूल ही जाओ, ये भी आप भूल जाइए। तो मतलब कंफ्यूजन बचा है बी और सी, डी के अंदर। अर्थवर्म यूरियोटैलिक होती है जब प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होता है, जी नहीं, प्लेंटी ऑफ वाटर जब अवेलेबल होता है तो अमोनोटैलिक, जैसे फिशेस के अंदर, फिशेस भी अमोनोटैलिक होती है जहाँ भी, क्योंकि अमोनिया इजीली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। जब अर्थवर्म लैंड पे होती है तो वो यूरियोटैलिक होती है, अर्थवर्म मोस्टली अपना टाइम लैंड पे गुजारती है, तो इसलिए सॉइल के अंदर गुजारती है, तो इसलिए मोस्टली वो यूरियोटैलिक ही होती है। तो सॉइल में प्लेंटी वाटर अवेलेबल नहीं होता जितना कि जब वो पानी में होती है, तो फिर तब वो अमोनोटैलिक बनती है। तो जो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट फिट बैठ रही है, यूरियोटैलिक तो इंसान कोई भी ऑर्गेनिज्म तब होता है, अर्थवर्म तब होगी जब पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी, तब यूरियोटैलिक होगी, तो ये स्टेटमेंट फिट नहीं बैठ रही है। अमोनोटैलिक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि अमोनोटैलिक तभी कोई ऑर्गेनिज्म होता है जब प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होता है, जैसे फिशेस के अंदर भी ऐसा होता है। तो ये स्टेटमेंट डी ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो अर्थो अमोनोटैलिक भी होती है, यूरियोटैलिक भी होती है, बट मेनली वो क्योंकि अपना ज्यादातर टाइम सॉइल में बिताती है, लैंड पे बिताती है, तो इसलिए मेनली वो यूरियोटैलिक ही मानी जाती है। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, और ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो सके, और इसी तरह की वीडियो मैं और भी लाता रहूंगा, सो दैट आपके डाउट्स क्लियर होते रहे। थैंक यू वेरी मच।